जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब बच्चे बिल्कुल ठीक होंगे और अपना बिल्कुल कोविड के एसओपीज़ को ख्याल रखते हुए, मद्देनज़र रखते हुए आप अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। पोस्ट कोविड इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक ये लेक्चर्स अब ऑनलाइन चल रहे हैं। ये हमारा दूसरा सेशन है। पहला सेशन हमने समझ भी लिया, उस पे जो क्वेश्चन आंसर्स थे वो भी हो गए। अब हम आगे चलते हैं। थोड़ा सा मैं अब आपको साथ साथ आपकी जो कोर्स आउटलाइन है उसको भी फॉलो करता चलूँ और आपको अपडेट करता जाऊँ कि हमने जो अब तक पढ़ लिया है वो आपके कोर्स आउटलाइन के मुताबिक हमने इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन ये हमने पढ़ लिया। मैनेजमेंट प्रोसेस हमने पढ़ लिया, ठीक है। थोड़ा सा वर्ड का डिफरेंस है। हम इनको मैनेजमेंट फंक्शंस भी बोलते हैं और मैनेजमेंट प्रोसेस भी उन्हीं को ही बोला जाता है, जो चार फंक्शंस वो एक मैनेजर प्ले करता है, ठीक है, जिनको हम आगे जाके बड़ी डिटेल में स्टडी करेंगे। फिर हमने हिस्ट्री और एवोल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट को स्टडी किया कि अर्ली मैनेजमेंट जो है अर्ली हिस्ट्री से लेके तो करंट जो है सिनेरियो, उसमें मैनेजमेंट कैसे इवॉल्व हुई, उसमें क्या क्या चेंजेस हैं, क्या क्या थ्योरीज पेश की गई, कौन कौन सी थ्योरी किस किस थ्योरिस्ट ने पेश की, हमने पढ़ा। और उन थ्योरीज को हम लोग अप्रोचेस भी बोलते हैं, ठीक है, उनको थ्योरीज भी बोलते हैं, अप्रोचेस भी बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, अब जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक आएगा, हम अब पढ़ेंगे ऑर्गेनाइजेशन कल्चर को, ठीक है। अब हम ये जो है ये तीन पॉइंट्स जो हैं, द ऑर्गेनाइजेशन कल्चर एंड द मैनेजर, द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एंड द मैनेजर, द इंटरनल एनवायरनमेंट एंड द मैनेजर, ये तीन टॉपिक हम इस चैप्टर में कवर करेंगे, ठीक है। इसको कवर करने के बाद फिर हम लोग आगे जाएंगे डिसीजन मेकिंग के ऊपर, ठीक है। थोड़ा सा हम ओवरलैप करेंगे ताकि आपको सिर्फ एक एरियल ओवरव्यू देना है चीज़ों का। आपके जो बीएस प्रोग्राम में हम लोग पूरी डिटेल में नहीं जाएंगे, ज़्यादा डिटेल में हम मैनेजमेंट की नहीं जाएंगे। हम सिर्फ इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे और इनके यूज़ पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, अब हम स्टार्ट करते हैं क्योंकि ये सेवन्थ चैप्टर है। जो बुक मैंने आपको रिकमेंड की है उसका सेवन्थ चैप्टर है। उसका पहले इंट्रोडक्शन देंगे और फिर उसके बाद थोड़ी थोड़ी चीज़ों को हम डिस्कस करते जाएंगे, ठीक है जी। कम टू आवर चैप्टर। अच्छा, इसमें आपको स्लाइड्स में ये होगा नज़र आ रहा है कि ये चैप्टर 3 है, पर जो लेटेस्ट एडिशन आया है इस बुक का उसमें ये सेवन्थ चैप्टर है, ठीक है। क्योंकि ये जो स्लाइड्स हैं ये नाइन्थ एडिशन की है और जो हम पढ़ रहे हैं वो 14th एडिशन है, ग्लोबल एडिशन। मगर चीज़ें ऑलमोस्ट सेम है, आपको समझाने के लिए काफ़ी है ये, ठीक है। अच्छा, अब हम इस सेशन में पढ़ेंगे क्या क्या, हम सीखेंगे क्या, समझेंगे क्या। एक तो हम ये पढ़ेंगे कि मैनेजर एज ओमनीपोटेंट और सिंबॉलिक, ठीक है। हम फिर उसमें आगे जाएंगे, ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर को स्टडी करेंगे, ठीक है। कि क्या क्या डायमेंशंस होती हैं, कल्चर्स कितनी किस्म के ऑर्गेनाइजेशन के होते हैं, कल्चर होता क्या है, बनता कैसे है, हम कल्चर को डिफाइन कैसे करते हैं, ठीक है। और जो करंट ऑर्गेनाइजेशनल कल्चरल इश्यूज हैं उनको थोड़ा सा देखेंगे जो कि मैनेजर्स आजकल फेस कर रहे हैं, ठीक है। एनवायरनमेंट है, हम एनवायरनमेंट की टाइप्स पढ़ेंगे, कौन कौन सी टाइप्स हैं और उसमें किस तरीके से कहाँ कहाँ मैनेजर्स को जो है वो अपने डिसीजन करने पड़ते हैं, किस किस्म के डिसीजन करने चाहिए, कैसे करने चाहिए। क्योंकि हम लोग कल्चर और ये एनवायरनमेंट को पढ़ने के बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा वो होगा डिसीजन मेकिंग। पहले हम कल्चर को समझ लें कि कल्चर क्या चीज़ है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर मैनेजर के डिसीजन मेकिंग प्रोसेस पे असरअंदाज होते हैं, उसको रिस्ट्रिक्ट करते हैं, ठीक है। वो कैसे रिस्ट्रिक्ट करते हैं ये भी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, बिस्मिल्लाह। अच्छा, हम लोग जाहिर सी बात है कि जब
किसी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हमारा जब जहन आता है तो ऑर्गेनाइजेशन और लोग हम एक साइड पे लेते हैं, ठीक है। जैसे हम लोगों के बारे में राय कायम करते हैं वैसे ही हम किसी भी कंपनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी राय कायम करते हैं, ठीक है। अब किसी इंसान के बारे में आप क्या एक राय कायम करते हैं उसको देख के? या तो आप कहते हैं जी ये बड़ा फॉर्मल है, बड़े फॉर्मल बिहेव करता है, बड़ा फॉर्मल बात करता है। कुछ कैजुअल होते हैं कि जो बात कर दी ठीक है, कैजुअल ले लिया, बात भी कैजुअल। फिर उसकी ड्रेसिंग के हिसाब से देखते हैं, वो भी कैजुअल है, ठीक है। कोई सीरियस है, कोई जॉली है, कोई ओपन है, ठीक है। हम लोग ये डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है। हम करेक्टराइज करते हैं जब लोगों को मिलते हैं, अपनी ओपिनियन रखते हैं लोगों के बारे में, ठीक है। इसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशंस की भी ओपिनियंस होती हैं, और वो ओपिनियंस जो हैं वो हमारी बेस करती हैं, हम उनको देखते हैं कल्चर को देख के, ठीक है। जैसे हर घर का अपना एक कल्चर होता है वैसे ही हर कंपनी का भी एक कल्चर होता है, और वो कल्चर बनाने में साल हा साल लगते हैं, ठीक है। तो जब भी आप किसी कंपनी में काम करने के लिए जाएंगे, आपके लिए सबसे पहले जो ज़रूरी चीज़ है एज अ मैनेजर, वहाँ के कल्चर को समझना है, ठीक है। अब हम पहले समझेंगे कल्चर इटसेल्फ होता क्या है, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन की थिंकिंग क्या होती है, कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन, किस किस्म की ऑर्गेनाइजेशन मैनेजर के बारे में किस किस्म के व्यूज रखती है। हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था कि मैनेजर क्यों जरूरी है किसी भी कंपनी के लिए। वो अपने फैसलों से, अपने डिसीजन मेकिंग से, अच्छे डिसीजन या बैड डिसीजन से कंपनी पे असरअंदाज होता है। इट मीन्स managers decisions are most important for the performance of an organization, ठीक है। अब इसमें दो कॉन्सेप्ट आ जाते हैं, ठीक है। पहला जो स्कूल ऑफ थॉट है या पहला कॉन्सेप्ट है उसे हम कहते हैं ओमनीपोटेंट व्यू ऑफ मैनेजमेंट। अब ये क्या कहता है? ये कहता है कि जी मैनेजर्स आर डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर एन ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेस और फेलियर। कि जो ऑर्गेनाइजेशन की कामयाबी या उसके फेलियर का सोल रिस्पॉन्सिबल जो है ना, वो मैनेजर ही है। मैनेजर के फैसले, वो गलत फैसले, अगर कोई कंपनी फेल हो गई इसका मतलब है इसके पीछे मैनेजर के गलत फैसले हैं। आपने देखा होगा कि कई बड़ी बड़ी कंपनीज जो हैं, अगर परफॉर्मेंस ठीक ना आ रही हो, 6 महीने में लॉस आ रहा हो, साल मुसलसल लॉस आ रहा हो, तो वो क्या समझते हैं? वो ये समझते हैं कि नहीं यार, ये जो डिसीजन मेकिंग वाला जो मैनेजर है ना, ये बंदा है जो मेन टॉप पे बिठाया हुआ हमने जो फैसले कर रहा है, ये बंदा ठीक नहीं है, इसको चेंज कर दो। तो इस किस्म की जो ऑर्गेनाइजेशन है जो इस किस्म का व्यू रखती है एक मैनेजर के बारे में, कि जी मैनेजर की जो कंपनी की जो सक्सेस है या जो उसका फेलियर है, उसके पीछे सब पूरा का पूरा एक मैनेजर के फैसलों का हाथ है। वो इस तरह का काम करते हैं, ठीक है। अब सेकंड पॉइंट ये है कि इस कॉन्सेप्ट में द क्वालिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज डिटरमिन्ड बाय द क्वालिटी ऑफ इट्स मैनेजर। जितने अच्छे मैनेजर्स होंगे ऑर्गेनाइजेशन इतनी ही अच्छी होगी, ये इनका कॉन्सेप्ट है, ठीक है। कि अच्छे से अच्छे मैनेजर रखते जाओ, कंपनी भी अच्छी होती जाएगी। क्वालिटी मैनेजर्स मींस क्वालिटी ऑर्गेनाइजेशन। तीसरा जो इसमें पॉइंट है, मैनेजर्स आर हेल्ड अकाउंटेबल for an organization's performance, yet it is difficult to attribute good or poor performance directly to their influence on the organization। अच्छा, ये बड़ी मजे की एक चीज है कि जब आप मैनेजर को अकाउंटेबल बना रहे हैं कि उसके ही डिसीजन से कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छी जा रही है और उसके ही फैसलों से
कंपनी खराब जा रही है, उसकी परफॉर्मेंस, बंदा वही है। इसकी मिसाल देता हूँ मैं आपको। फर्ज करें कि एक कंपनी ने एक सीईओ, एक मैनेजर को हायर किया। उसने एक साल तो बड़ा प्रॉफिट दिया, उसके फैसले बड़ी, उसकी तारीफें हुई, कंपनी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस हो गई, प्रॉफिट भी बड़ा आ गया, सब बड़े खुश। होता क्या है कि अगले साल चीजें उलट हो जाती हैं, बंदा वही है। एक साल हर चीज ठीक है, अगले साल हर चीज खराब है। तो बंदा वही है, बट बात यह है कि पहले भी आपने उसको काउंटेबल किया था अच्छी परफॉर्मेंस के लिए, पूरी परफॉर्मेंस के लिए भी आपने अभी काउंटेबल कर दिया उसको। इसका मतलब यह है कि बंदा वही है, मगर हालात चेंज हो गए। ठीक है। अब ये जो ओमनीपोटेंट व्यू है वो ये नहीं देखता। वो कहता है भाई बात ये है, परफॉर्मेंस बुरी है, परफॉर्मेंस अच्छी है, बैक एंड के ऊपर कसूरवार सब मैनेजर है, उसी को अकाउंटेबल ठहराया जाता है, अच्छी परफॉर्मेंस का भी और बुरी परफॉर्मेंस का भी। तो दूसरा पॉइंट है वो से थोड़ा सा मुख्तलिफ है, जिसको हम सिम्बॉलिक बोलते हैं, सिम्बॉलिक व्यू ऑफ मैनेजमेंट। वो ये कहते हैं कि मच ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस और फेलियर इज ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्सेस आउटसाइड ऑफ मैनेजर्स कंट्रोल। यस, वही मिसाल जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले दी। जरूरी नहीं है कि मैनेजर के हाथ में हर चीज का कंट्रोल। वो मैनेजर है, जिन नहीं है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो उसके कंट्रोल से बाहर होती हैं, और वो चीजें किसी भी कंपनी की कामयाबी या उसकी नाकामी का सबब बनती हैं। ठीक है। हो सकती हैं ऐसी चीजें, हम अभी डिस्कस करते हैं। अब ये जो आउटसाइड ऑफ मैनेजर्स कंट्रोल बोलते हैं ना हम लोग, ये अब कंपनी के अंदर भी कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिसको वो बेचारा कंट्रोल नहीं कर सकता है, जिसको कंट्रोल करने की उसके पास पावर नहीं होती। और ऑर्गेनाइजेशन से बाहर भी ऐसी चीजें होती हैं जिनको वो बिल्कुल ही कंट्रोल नहीं कर पाता। ठीक है। सेकंड पॉइंट है, द एबिलिटी ऑफ मैनेजर्स टू अफेक्ट आउटकम इज इन्फ्लुएंस्ड एंड कंस्ट्रेन्ड बाय एक्सटर्नल फैक्टर। अब उसके जाहिर सी बात है, इसमें ये कहा गया है कि ये कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जी मैनेजर्स के जो डिसीजंस हैं वो कंस्ट्रेन्ड है, वो बंधे हुए हैं किन चीजों से? एक्सटर्नल फैक्टर्स। अब वो क्या क्या है? इकोनॉमी, बाहर इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है। ठीक है। कंपनी का माल नहीं बिक रहा, कंपनी बहुत अच्छा माल बना रही है, बहुत अच्छी प्रोडक्ट बना रही है, बड़ी सस्ती बना रही है, बट रिसेशन चल रहा है। क्या कर लेगा मैनेजर? कुछ भी नहीं करेगा, उसके हाथ में नहीं है ना। इकोनॉमी को ठीक करना उसके हाथ में नहीं है। कस्टमर्स, कस्टमर का माइंडसेट चेंज हो जाता है। गवर्नमेंट की पॉलिसीज है। अब गवर्नमेंट ने क्या पॉलिसी दी, हम अभी देख लेते हैं। गवर्नमेंट की पॉलिसी ये है कि जी, जो आज अभी कहते हैं कि जी गाड़ियां जो है वो 5 साल से पहले की गाड़ी, बाद की गाड़ी इंपोर्ट नहीं हो सकती। ठीक है। गवर्नमेंट कहती है कि ठीक है, अब हम एक काम करते हैं कि हर किस्म की गाड़ी इंपोर्ट हो सकती है, और इंपोर्ट ड्यूटी 200% से डाउन करके हम 50% कर देते हैं। तो जो इम्पोर्टेड गाड़ियां होंगी वो सस्ती हो जाएंगी। जो लोकल कार मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके मैनेजर्स क्या करेंगे? वो कुछ नहीं कर सकेंगे। फिर प्रॉब्लम शुरू, क्योंकि आप गवर्नमेंट को फोर्स नहीं कर सकते, गवर्नमेंट लॉकडाउन कर देती है। आपने कुछ और प्लान, मैनेजर ने कुछ और प्लान किया हुआ है। मैनेजर कहता है जी हमने फन फेयर करना है कंपनी के नाम के ऊपर जनाब, 600 लोगों को इनविटेशन देना है, हमारी मार्केटिंग होगी। गवर्नमेंट कहती है बैठ बैठ जाओ आराम से घर, कोविड है, कोई घर से बाहर नहीं निकलेगा, कोई मजमा नहीं करेगा, बताओ। अब ये जो बड़े बड़े होटल्स हैं, अभी बेचारे क्या कर रहे हैं? उनके हाथ में नहीं है। गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया कि शादी हॉल बैन, डाइन इन बैन। अब ये उनके मैनेजर्स के हाथ पे तो नहीं है ना, ये उनका कसूर तो नहीं है। ओमनी पोर्टेंट व्यू कहता है नहीं जी मैनेजर का ही कसूर है।
बट जो सिंबॉलिक व्यू ऑफ मैनेजमेंट है वो कहता है कि मैनेजर के डिसीजंस ठीक हैं, मगर कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो मैनेजर के कंट्रोल से बाहर है। ये एक ऐसी चीज है जो गवर्नमेंट इसके मैनेजर के कंट्रोल से बाहर है, जिसको वो कंट्रोल नहीं कर सकता। ठीक है, अपने मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकता, उसको हैंडल नहीं कर सकता। लॉकडाउन मीन्स बंद है, बंद है, ओके बंद है, नहीं काम कर सकते, करेंगे तो सीरप हो जाएगा। फिर टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी चेंज हो जाती है। ठीक है, अब फिजिकल लेक्चर्स जो हैं उनकी तादाद बहुत कम हो गई, अब ऑनलाइन लेक्चर्स चल रहे हैं। ये भी कुछ ऐसे जो ट्यूशन सेंटर्स हैं उनके लिए प्रॉब्लम है कि जी अब क्या है, स्कूलिंग बंद कर दी, बच्चे इकट्ठे नहीं हो सकते, एसओपीज पे ध्यान दीजिए, मिलना जुलना नहीं है। अब जो एकेडमीज हैं वो क्या करेंगे, दे हैव टू गो ऑनलाइन। और इसकी सबसे खूबसूरत और अच्छी मिसाल मैंने पिछले दिनों सुनी है। जितने भी कारी साहिबान है ना, ये ऑनलाइन चले गए। अब जितने भी कारी हैं वो ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं। ठीक है ना, उन्होंने रास्ता ढूंढ लिया। अब देखें जाके, बड़ी बड़ी एप्स मिल रही हैं, फिर जनाब ऐड आ रहे हैं कारी ऑनलाइन। ठीक है, एंड द एक्शंस ऑफ प्रीवियस मैनेजर। अच्छा, प्रीवियस मैनेजर्स ने भी कोई घोटाला छोटाला किया होता है, कुछ बुरे एक्शंस किए होते हैं, कुछ बुरे डिसीजंस किए होते हैं, उनको रिवर्स तो नहीं किया जा सकता। उसके असरात भी नए मैनेजर्स पे आते हैं कि वो पीछे वाला कर गया था। भाई वो लोग ये नहीं सुनते पीछे वाला कर गया था। नेक्स्ट पॉइंट है कि मैनेजर सिंबलाइज कंट्रोल एंड इन्फ्लुएंस थ्रू देयर एक्शंस। अब इसको सिंबॉलिक व्यू इसलिए कहा जाता है कि मैनेजर एक सिंबलाइज करता है कंट्रोल को, ठीक है, और इन्फ्लुएंस थ्रू देयर एक्शन। वो अपने एक्शन से इन चीजों को कंट्रोल और इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करता है। ठीक है, दिस इज सिंबॉलिक व्यू ऑफ मैनेजमेंट। ठीक हो गया, ये हमने भी पढ़ लिया। जी, पैरामीटर्स ऑफ मैनेजेरियल डिस्क्रिशन। अब इसके पैरामीटर्स क्या है, मैनेजेरियल डिस्क्रिशन क्या है। अब मैंने आपको बताया था कि मैनेजर बेचारा जो है वो मजबूर होता है दो जगहों पे। वो इंटरनली भी उसके डिसीजन जो है वो कंस्ट्रेंट होते हैं। कंस्ट्रेंट कहते हैं कि आप एक चीज करना चाह रहे हो, मगर आपके रास्ते में ना कुछ चीज हायल हो रही है उस चीज को करने के लिए। एक फैसला करते हैं, मगर उस फैसला करने के लिए के रास्ते में कुछ चीज रुकावट आती है। ठीक है, ये कंस्ट्रेंट होते हैं। किसी भी मैनेजेरियल डिसीजन में दो कंस्ट्रेंट होते हैं। कंस्ट्रेंट के सोर्सेज दो होते हैं। या तो सॉरी, या तो उसको रुकावट जो आएगी वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से आएगी, कंपनी के अंदर से कोई रुकावट आ रही होगी, कोई ऐसा फैसला जो लागू करना होगा मगर नहीं हो रहा होगा, लोग उसकी मुखालफत कर रहे होंगे, या वो फिजिबल नहीं होगा। ठीक है, दूसरा जो सोर्स है वो है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। ठीक है, अब हम दोनों चीजों को पढ़ेंगे। देखें, एक चीज होती है ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, एक होती है ऑर्गेनाइजेशनल एनवायरनमेंट। ये दो अलग अलग चीजें होती हैं। ठीक है, सादा जुबान में बोलें तो जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का इंटरनल एनवायरनमेंट है वो उसका कल्चर है, और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है वो उस ऑर्गेनाइजेशन का एनवायरनमेंट है। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशनल एनवायरनमेंट है। ठीक है, अब इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों पढ़ेंगे। इंटरनल में हम बड़ा डिटेल में पढ़ेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर क्या होता है, कैसे बनता है, कितनी किस्म का कल्चर होता है, क्योंकि आपने उस कल्चर में रह के फैसले करने हैं। फिर आपने साथ साथ में ऐसे भी डिसीजन करने हैं जिनके ऊपर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का भी असर होता है। ठीक है, मैनेजर मींस डिसीजन मेकिंग। हमने जो मैनेजमेंट प्रोसेस पढ़ा था या मैनेजमेंट के फंक्शंस पढ़े थे, उसमें प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग, कंट्रोलिंग। ठीक है,
इन सब में आपने प्लानिंग भी करनी है, हर चीज करनी है, बट मेन चीज जो इसमें आएगी, ज्यादा जो चीजें आएंगी वो डिसीजन मेकिंग है। एक मैनेजर जो है अपनी जॉब के दौरान अपना 70% टाइम जो है वो डिसीजन मेकिंग में गुजारता है, फैसले करने में। ठीक है। अब वो फैसले करने के लिए आपको दो चीजों का आपको मालूम होना बहुत जरूरी है, बाकी भी हम पढ़ेंगे। अभी इस स्टेप पे दो चीजों का उसको जानना अच्छे तरीके से बहुत जरूरी है। एक, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर का कल्चर, और एक, ऑर्गेनाइजेशन के बाहर क्या हो रहा है, एक्सटर्नल, जो उस पर असरअंदाज हो रहा है। आपके फैसले उनके मुताबिक होंगे। अगर आप ऐसे डिसीजन करें जो आपके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से या आपके ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर से, इंटरनल एनवायरनमेंट से मिसमैच करेंगे, कंट्राडिक्ट करेंगे, तो उनके रिजल्ट बड़े भयानक आएंगे। आपके वो फैसले, आपके डिसीजन जो हैं वो गलत तस्वुर किए जाएंगे। इनके असरात किसी भी कंपनी के ऊपर मनफी हैं। ठीक है। यहाँ तक आपको बात समझ आ जानी चाहिए। ठीक है। क्वेश्चन आंसर का सेशन हम लेक्चर के बाद ग्रुप में करेंगे। ठीक है। जी। ऑर्गेनाइजेशन कल्चर, इसकी एक डेफिनेशन पढ़ लेते हैं समझाने के लिए कि ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर क्या होता है, सकाफत क्या होती है। A system of shared meanings and common beliefs held by organizational members that determines in a large degree how they act towards each other. मैंने आपको क्लास के लेक्चर में भी बड़ा बताया था कि जो आपकी डेफिनेशंस होती हैं, इनकी वर्डिंग बड़ी डिटेल्ड होती है, बड़ी डेप्थ वाली होती हैं। इनमें जो वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं वो बड़े प्रिसाइज और स्पेसिफिक यूज़ किए जाते हैं। इनके माने के अंदर एक पूरा समंदर होता है। ठीक है। तो आप जस्ट टू ट्राई टू फाइंड आउट दोज क्रूशल वर्ड्स, उनको आप कोशिश करें अपने अंदर सुलझाने की। अब इसमें सिस्टम, शेयर्ड मीनिंग्स क्या होते हैं, कॉमन बिलीव्स क्या होते हैं, मेंबर, ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स कौन होते हैं। ठीक है। लार्ज डिग्री का मतलब क्या है। ठीक है। इस डेफिनेशन में मेन जो चीजें हैं वो दो है, शेयर्ड मीनिंग एंड कॉमन बिलीव्स। आपको इनको समझना जरूरी है। ठीक है। आगे एक सिंपल सी एक चीज है, द वे वी डू थिंग्स अराउंड हियर। काम कैसे करते हैं हम, रहते कैसे, सादा अल्फाज में बोला जाए तो हम जिंदगी कैसे गुजारते हैं। ये तो हो गई हमारा अपना जो घरेलू कल्चर है, हम घरों में जिंदगियां कैसे गुजारते हैं, हम बिहेव कैसे करते हैं, हमारी सकाफत क्या है। ये सादा अल्फाज में हमारी जाती सकाफत, हमारा जाती कल्चर है। ऑर्गेनाइजेशन का भी मैंने बोला है कि लोगों की तरह एक कल्चर होता है उनके पास। ठीक है। और उसमें क्या क्या चीजें आती हैं, उसमें आता है वैल्यूज। जैसे कि आपके जो सोसाइटी का कल्चर होता है, जिसमें वैल्यूज होती हैं, सिंबल्स होते हैं, रिवायात होती है, मिथ्स बनी होती हैं। अच्छा, मिथ्स में जो है ना, ये इंडियंस और चाइनीज बड़े आ गए हैं। इनकी जो बाहुबली और पता नहीं क्या क्या, ये उनकी मिथ्स बनी हुई है। इनकी प्रैक्टिसेस हैं जनाब, होली कर लो जनाब, सकाफती है ये। ठीक है। ये टाइम लेती हैं बनते हुए, ये बनाई गई होंगी पहले। इसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी वैल्यूज बनाई जाती है। ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यू क्या है, ये दो नंबर काम नहीं करना, या सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट नहीं निकलनी चाहिए, या क्वालिटी कंट्रोल होना चाहिए जनाब, ये उनकी वैल्यू है। नहीं जनाब, जो मर्जी हो जाए, 2 रुपए ऊपर लग जाए, बट हमारी क्वालिटी प्रोडक्ट होनी चाहिए। ठीक है। इसी तरीके से उनके रिचुअल्स होते हैं, हर कंपनी की मिथ्स होती है, प्रैक्टिसेस होती है, तो ये करना है, ये नहीं करना। ये विद द पैसेज ऑफ टाइम डेवलप होती है, और ये कंपनीज टाइम लेती हैं इसको डेवलप करने के अंदर, तभी जाके एक कल्चर बनता है। ठीक है।
अच्छा, अब किसी भी कल्चर की, चाहे वो किसी ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर है, चाहे वो किसी सोसाइटी का कल्चर है, उसमें तीन खसूसियात होती हैं। उसके तीन खसूसियात होती हैं, थ्री इम्प्लीकेशंस। पहली है, कल्चर इज अ परसेप्शन। जब हम बात करते हैं परसेप्शन की, तो फिर हम चले जाते हैं साइकोलॉजी की तरफ। साइकोलॉजिकल स्टेट ऑफ माइंड है ये। परसेप्शन, किसी चीज को परसीव करना। और क्योंकि ये जो कल्चर है, ये कोई फिजिकल चीज नहीं है, इसको लोग अपने ब्रेन में, माइंड में परसीव करते हैं। इसको छुआ नहीं जा सकता, इसको देखा नहीं जा सकता। ठीक है, ये आपके जहनों में होता है, सोसाइटी के जहनों में है कल्चर। ठीक है। जब आपको किसी की शादी का कार्ड आता है, तो आपका कल्चर जो बहुत पुराना बना हुआ है, वो क्या बताता है? आप क्या देखते हैं उस कार्ड के अंदर? आप उस कार्ड के अंदर ये देखते हैं कि मेहंदी का कार्ड है। अच्छा। बारात का है, वलीमे का है। ये आपका ब्रेन है जो आपसे सवाल पूछ रहा है कि जी, अगर हमें शादी, किसी की शादी का कार्ड आया है, तो उसमें तीन चीजें तो होती हैं। एक मेहंदी होती है, एक निकाह होता है, उसके बाद फिर रुखसती या वलीमा होता है। ठीक है। ये क्या चीज़ है? आपके ब्रेन में, आपके कल्चर ने डाला हुआ है, ये रिचुअल्स हैं आपकी। ठीक है। पता चले जनाब खानदान से एक कार्ड आया, उसमें मेहंदी का कार्ड नहीं है, लो बल्ले बल्ले होगी, हमने जाना ही नहीं है। तो ये आपको आपकी रिचुअल्स ने बताया है, जो कल्चर आपके जहन में, आपकी सोसाइटी में डाला है कि हर शादी में तीन इवेंट होते हैं। तो माइयों भी आ गया ना। ठीक है। तो ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि जिसको हम टच कर सके, देख सके, छू सके। फिजिकल चीज नहीं है, कल्चर इज नॉट समवट फिजिकल, ये आपके जहनों में है। ठीक है। दूसरी चीज आ जाती है जी, कल्चर इज डिस्क्रिप्टिव। अब डिस्क्रिप्टिव क्या कहते हैं? डिस्क्रिप्टिव का मतलब क्या है? कल्चर इज, हाँ, ये वैसे दूसरा पॉइंट है जो बुक में है, मगर यहाँ पर स्लाइड में जो है, ये थर्ड पे आ गया। डिस्क्रिप्टिव का मतलब ये है कि कोई भी जो कल्चर है ना, वो इसके जो फॉलो करने वाले हैं, या सोसाइटी के मेंबर्स हैं, या किसी ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर हैं, ये इस कल्चर को परसीव कैसे करते हैं और डिस्क्राइब कैसे करते हैं। परसीव, देखें, परसेप्शन और डिस्क्रिप्शन, ये दो अलग चीज है, और ये टोटली रिलेट करती हैं आपकी नेचर पे, आपके माइंड पे, आपके ब्रेन पे, कि आप उस कल्चर को परसीव कैसे कर रहे हैं और उसको डिस्क्राइब किन वर्ड्स में कर रहे हैं। ठीक है। चाहे वो गलत है, चाहे वो ठीक है, ये आपकी परसेप्शन है। देखें, एक कल्चर है, एक रिचुअल है। एक रिचुअल क्या है? जहेज की। ठीक है। कुछ लोग जो हैं वो इसको परसीव करेंगे पॉजिटिव सेंस में, कुछ इसको करेंगे नेगेटिव सेंस में, और वो अपनी ही परसेप्शन के मुताबिक इसको डिस्क्राइब करेंगे। नहीं यार, ये नहीं देना चाहिए, कुछ कहते नहीं यार देना चाहिए, ये पुरानी परंपरा चली आ रही है जी, ऐसे है तो वैसे है। फॉर एंड अगेंस्ट लोग होते हैं, क्यों? क्योंकि ब्रेन इन्वॉल्व है। हर इंसान की सोचने की जो एंगल है, वो हर चीज के बारे में अलग है। हम चीजों की परसेप्शन और उनकी डिस्क्रिप्शन अपने ब्रेन के हिसाब से करते हैं। ठीक है। और हमारा ब्रेन हमें कैसे बताता है, ये एक टोटल साइकोलॉजिकल एक एस्पेक्ट है, कि हमारी जो ये जो थिंकिंग है, ये कॉग्निशन जो है, ये कैसे शेप होती है। ठीक है। वो एक अलग, वो बड़ा डिटेल में चला जाएगा। हमने बस इसको एक सतही लेवल पे रह के हमने इस सब्जेक्ट की एक इंट्रोडक्शन लेना है, इसकी एक अंडरस्टैंडिंग लेनी है। ठीक है। हाँ, मास्टर्स लेवल पे जाके ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा डिटेल में चली जाएंगी।
तीसरा जो पॉइंट है, कल्चर इज शेयर्ड। ऐसा कल्चर जो शेयर ना हो वो कल्चर नहीं होता, वो दम तोड़ देता है। ठीक है। अगर हम सोसाइटी के कल्चर की बात करें तो सोसाइटी का कल्चर कल्चर जो है वो घरों में शेयर होता है। ठीक है। इसी तरीके से हर ऑर्गेनाइजेशन का जो कल्चर है वो इररिस्पेक्ट ऑफ मैनेजमेंट लेवल, हमने मैनेजमेंट के लेवल्स पढ़े थे। ठीक है। टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट, सुपरवाइजरी मैनेजमेंट जो है वो नॉन मैनेजरियल लेवल पढ़े थे। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो कल्चर है वो इररिस्पेक्ट ऑफ लेवल, ऊपर से लेके नीचे तक शेयर किया जाता है। ठीक है, वो शेयर्ड होता है। ठीक है। ये हमने ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर की इम्प्लीकेशन पढ़ ली, को समझ लिया, और ये देख लिया कि कल्चर होता क्या है, और ऑर्गेनाइजेशन भी एक कल्चर प्रोड्यूस करती है, बनाती है। अब आ जाइए डायमेंशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। अब हम सोसाइटी के कल्चर की बात नहीं करेंगे, अब हम सिर्फ फोकस करेंगे ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर को। ठीक है, वो समझाने के लिए था, क्योंकि आप सोसाइटी के कल्चर में रहते हैं, आपको अंदाजा है कि कल्चर है। आपके लिए नई जो चीज़ है पढ़ने वाली वो है ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर। ठीक है। अब हम उस पर्सपेक्टिव में डिस्कशन करेंगे। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी बिजनेस में 7 किस्म की कल्चर की डायमेंशंस होती हैं। कहते हैं ना, 7 मुंह होते हैं कल्चर के। ठीक है। 7 रास्ते हैं, 7 जगह हैं। ठीक है, 7 पॉइंट्स हैं जिनमें वो, जिस सिमत में वो बढ़ते हैं। अगर ये 7 डायमेंशंस पे फोकस किया जाए तो एक पूरा कल्चर बनता है ऑर्गेनाइजेशन का। बाकी आगे इनके अंदर सब हेडिंग्स आ जाती हैं, हम उनको नहीं पढ़ेंगे डिटेल में। अच्छा, पहला है अटेंशन टू डिटेल। ये डायमेंशंस बताती हैं कि ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर है क्या। अब पहला पॉइंट है जी अटेंशन टू डिटेल। अब आप किसी कंपनी के अंदर गए हैं, नई हायरिंग हुई है आपकी, या आपने कंपनी खुद बनाई है, तो अब आपने, या अगर तो आप सीईओ हैं, कंपनी के ऑनर हैं, और आपने कल्चर बनाना है, और अगर आप कंपनी में, नई कंपनी में एज ए सीईओ गए या एज ए मैनेजर गए, आपने इसको कल्चर को देखना है। तो पहला पॉइंट देखेंगे आप, अटेंशन टू डिटेल के डिग्री टू विच एम्प्लॉयज आर एक्सपेक्टेड टू एग्जिबिट प्रिसीजन एनालिसिस, अटेंशन टू डिटेल, कि वो कितना, वहाँ पे कल्चर क्या है कि शॉर्ट चीज़ें कम्युनिकेट की जाती हैं, या पहले कोई आइडिया दिया जाता है, फिर उस आइडिया की पूरी डिटेल बताई जाती है, फिर उसके अंदर जो है उसके एनालिसिस दिए जाते हैं। ठीक है, पूरी डिटेल दी जाती है, या सिर्फ और सिर्फ सतही बातें करके काम चलाया जा रहा है। ठीक है, कि वहाँ के जो एम्प्लॉयज हैं वो कितनी ज़्यादा अटेंशन देते हैं किसी भी काम को, या किसी भी डिसीजन के लिए, या किसी भी एस्पेक्ट को डिफाइन करने में डिटेल, कितनी डिटेल से काम लेते हैं। ठीक है, समराइज करते हैं या वो डिटेल में जाते हैं। ठीक है। सेकंड, इनोवेशन एंड रिस्क टेकिंग। हाँ जी, एम्प्लॉयज को वो कंपनी कितना इनकरेज करती है कि वो रिस्क लें इनोवेशन के लिए। कुछ कंपनीज होती हैं जो कहती हैं कि नहीं भाई, आपको जो काम दिया हुआ ना, आप चुप करके ना उस सिमत में लगे रहो, खबरदार कोई नया ना डॉक्टर डॉक्टर बनने की कोशिश की तो हमें कोई साइंस नहीं चाहिए आपकी।
कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जो कहती हैं नहीं, नए नए आइडियाज लेके आए, इनोवेट करें, रिस्क लें। उनको कहते हैं रिस्क टेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस। आइडियाज देते हैं, उनके ऊपर रिस्क कैलकुलेशन होती है, ठीक है। तो कितना ज्यादा वो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपने एम्प्लॉयज को मोटिवेट करती है, अलाउ करती है कि वो नए आइडियाज को फ्लोट करें कंपनी के अंदर, और रिस्क कितना लें, ठीक है। तीसरा पॉइंट है जी स्टेबिलिटी, कि ऑर्गेनाइजेशन के डिसीजन और एक्शंस के अंदर कितनी स्टेबिलिटी है। पता चलता है कि जी आज एक फैसला आया, ऑर्गेनाइजेशन ने कहा कि ऑफिस टाइमिंग होगी 8 से 2 बजे, 8 से 9 बजे तक। 10 दिन काम किया, पता चला नहीं जी सूटेबल नहीं है, चलो जी चेंज करके वापस कर दो 10 दिन के बाद, 8 से 4 कर दो। लोग डिमोटिवेट हो रहे हैं, ठीक है। फ्रीक्वेंट अपने डिसीजंस को और एक्शंस को चेंज करना जो है, ये भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर का हिस्सा होता है। और नहीं यार वो तो आपने देखा ना, जैसे लोगों के बारे में बात की जाती है कि जी उनसे बात नहीं, यार वो तो अपनी बात पे कायम ही नहीं रहता यार, वो घंटे बाद अपनी बात ही बदल लेता है, ठीक है। ये पर्सनालिटीज होती हैं, जैसे लोगों की पर्सनालिटी है वैसे ही ऑर्गेनाइजेशन की भी पर्सनालिटी होती है। और ऑर्गेनाइजेशन की पर्सनालिटी बनती है उसके कल्चर से। और कल्चर के अंदर जो है ये 7 डायमेंशंस होती है। ये 7 चीजें मिल के किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का एक कल्चर बनाती है, ठीक है। अग्रेसिवनेस, कि लोगों का तर्ज अमल क्या है कंपनी के अंदर, क्या वो एक दूसरे के काम में एक दूसरे की मदद करते हैं, या एक कंपटीशन, हेल्दी कंपटीशन, compete करते हैं, एक दूसरे से मुकाबला करते हैं, या कोऑपरेट करते हैं। आगे डिटेल में जब जाएंगे तो जो कंपटीशन है ये भी फिर आगे डिवाइड हो जाता है, इसमें एक हेल्दी कंपटीशन होता है, एक अनहेल्दी होता है। जाहिर सी बात है जब आप कोऑपरेट करेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर कोई और होगा। ये चीजें जो हैं मैनेजर्स और जो टॉप मैनेजमेंट है सॉरी, इन डायमेंशंस में जिस डिग्री तक ये फॉरवर्ड होते हैं, उसके पीछे उस ऑर्गेनाइजेशन का जो कोर पर्पस है वो जरूर शामिल होता है, ठीक है। जिस किस्म की ऑर्गेनाइजेशन होगी उसका जो पर्पस होगा, उस पर्पस से ही मैच करता हुआ कल्चर बनाया जाएगा। कोई भी चीज कंट्राडिक्ट नहीं करेगी एक दूसरे से, सिमेट्री होती है, ठीक है। तो अगर आप ये कहें कि जनाब किसी सियासी पार्टी के अंदर पॉलिटिक्स ना हो, ये नहीं हो सकता। किसी सियासी पार्टी के अंदर कॉपरेशन नहीं हो सकता, ठीक है। अच्छा जी, आगे आ जाए टीम ओरिएंटेशन, के ऑर्गेनाइजेशन में टीमें बना के काम किया जाता है, या नहीं भाई टीमें शीमें कोई नहीं बनानी, ग्रुप बंदी कोई नहीं करनी, शाबाश चुप करके हर बंदा अपना अलग अलग काम करे, ठीक है। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस में टीमिंग होती है, कुछ में इंडिविजुअल्स होते हैं। वो आपके ऑर्गेनाइजेशन के पर्पस के मुताबिक ऐसा होता है, डिसाइड होता है। पीपल ओरिएंटेशन, कुछ कंपनीज जो हैं, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं, वो कोई भी फैसला करते हुए ये ध्यान में ज़रूर रखती हैं कि इस फैसले का उनके लोगों के ऊपर, वर्कर के ऊपर क्या असरअंदाज होगा, ठीक है। कुछ कहती हैं नहीं भाई, असरअंदाज होता है तो हो, जिसने काम करना है करे, जिसने नहीं करना छोड़ दे, ठीक है। लोग भी ऐसे ही होते हैं सब, देखें। बात हुई आ जाती है कि पर्सनालिटी, कुछ लोगों की पर्सनालिटी ऐसी होती है, वो ये समझते हैं, वो ये कहते हैं कि हमारे एक्शन से किसी दूसरे को तकलीफ ना हो, ठीक है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं यार होती है तो हो यार, तकलीफ साडा काम बढ़ जाए। तो क्या है, वो पर्सनालिटी को डिफाइन किया जा रहा है। इसी तरीके से ये जो चीज है पीपल ओरिएंटेशन,
ये डिफाइन करती है किसी ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर के जी लोगों के बारे में, अपने वर्कर के लिए वो कितने खैर हुआ है, कितना उनका ख्याल रखते हैं। ठीक है। आउटकम ओरिएंटेशन, यही बड़ी मजे की चीज है कि कुछ कंपनीज, कुछ ऑर्गेनाइजेशन में कल्चर ये होता है, कहते हैं कि जी ऑल इज वेल इफ एंड्स वेल। अगर आपने टारगेट अचीव कर लिया है, वेरी गुड यार। सेल प्रोडक्शन टारगेट था कि हमने 200 मिलियन का जो है वो सूप, कोई सपोज यूनिलीवर कहती है कि हमने जो है वो 20 मेट्रिक टन सोप जो अलग से इस दफ़ा प्रोड्यूस करना है। ठीक है। वो अचीव हो जाता है, वो 22 मेट्रिक टन अचीव कर लेते हैं जनाब, वो बल्ले 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 बल्ले, इनाम दे दो भाई। ठीक हो गया। आउटकम पे वो फोकस नहीं करते कि जी ये आउटकम कैसे अचीव हुआ। ठीक है। कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जो कहती हैं नहीं, आउटकम तो अच्छा आया ही आया, ये बताएं कि तरीका क्या अपनाया आप लोगों ने, कोई दो नंबरी तो नहीं की, कुछ ये तो नहीं किया। अब बार बार आप, क्योंकि आप लोग छोटी सी उम्र में बच्चे हैं, आप लोग पॉलिटिक्स में आप काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, तो मिसाल भी बाज़ औक़ात हमें पॉलिटिक्स की ही देनी पड़ेगी। देखें आउटकम, पीटीआई का आउटकम क्या है कि वो इलेक्शन जीत गए। सबने यही देखा, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान देखा जीत गया, आवाम ने देखा जीत गया, वेरी गुड, पीएम इमरान खान साहब। बट ये नहीं देखा कि आउटकम आया कैसे, किसी ने इसके ऊपर तवज्जो ही नहीं दी। ठीक है। कुछ कंपनीज होती हैं जो फोकस करती है, नहीं जी आउटकम अच्छा आया, गुड, वेरी गुड, बट आउटकम का तरीका क्या था, कैसे अचीव किया, हाउ, कोई इमोरल एक्टिविटी तो नहीं हुई, या कोई ऐसा तरीकाकार तो नहीं अपनाया गया जो कंपनी के ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स के खिलाफ हो। ठीक है। यही वो चीजें हैं जो डिफाइन करती हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर। ये 7 चीजें हैं। ठीक है। आप इनको सरसरी देखना और समझना है, इनकी डिटेल में नहीं जाना। ठीक है बेटा। अब ये डायमेंशंस आ गई। ये दो किस्म की ऑर्गेनाइजेशन है। ये पेज नंबर, मैं आपको बता दूं इस चैप्टर का जो पेज नंबर है 263। ठीक है। इसमें दो ऑर्गेनाइजेशन का एग्जाम्पल दी गई है, ऑर्गेनाइजेशन ए और ऑर्गेनाइजेशन बी। उसमें बताया गया है कि ए ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या होता है, कैसे होती हैं चीज़ें, और बी ऑर्गेनाइजेशन में कैसे होता है। ठीक है। साथ में 7 डायमेंशंस दे दी गई, आपको कहा गया कि जी इसमें अब आप अपनी राय दें कि ऑर्गेनाइजेशन ए में कौन सी डायमेंशन में वो हाई लेवल पे है, और ऑर्गेनाइजेशन बी में कौन से हाई लेवल पे है। ठीक है। इसको आप लोगों ने 263 को रीड करना है, दोनों ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर को, और इसके मुताबिक अगर आप इसकी थिंकिंग करेंगे, सोचेंगे, वर्कआउट करेंगे, तो आपको ये रिजल्ट मिलेगा। ठीक है। पहले खुद से कोशिश कीजिएगा, उसके बाद अपने रिजल्ट्स को मैच कीजिएगा इसके साथ। ठीक है। कि कल्चर की 7 डायमेंशंस ऑर्गेनाइजेशन बी में क्या थी, लो हाई, और बी में क्या थी। ठीक है। ए और बी दोनों का आपने डिफरेंस करना है। ठीक है। अब नेक्स्ट जो चीज आती है कल्चर से रिलेटेड, दो किस्म के कल्चर है। एक स्ट्रॉन्ग कल्चर होता है, एक वीक कल्चर होता है। स्ट्रॉन्ग कल्चर को स्ट्रॉन्ग कहते क्यों है, और वो स्ट्रॉन्ग बनते कैसे, ये डिस्कशन है हमारी इस टॉपिक की। आर कल्चर इन विच की वैल्यूज आर डीपली हेल्ड एंड वाइडली हेल्ड। ठीक है जी। Strong cultures are culture in which key values are deeply held and widely shared। ये स्लाइड पे गलत लिखा गया है, ये वाइडली हेल्ड नहीं है, वाइडली शेयर्ड है। ठीक है। इसकी खसूसियत ये होती है, देखें, ज़रूरी नहीं है कि आपके सोसाइटी में तमाम लोग ही
जो कल्चर बना हुआ है उसको फॉलो कर रहे हो। और ये भी ज़रूरी नहीं है कि जो फॉलो कर रहे हैं वो बड़ा स्ट्रांगली फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। मगर कुछ कल्चर्स कुछ सॉरी कुछ कल्चर्स ऐसे भी होते हैं जो कि लोग सोसाइटी में ज़्यादातर लोग उसको फॉलो करें और ज़्यादा डिग्री पे फॉलो करें, ठीक है। उनको हम स्ट्रॉन्ग कल्चर्स कहते हैं। ऑर्गेनाइजेशन में भी ऐसे ही होता है। जिन ऑर्गेनाइजेशन में जो कल्चर है, जो वैल्यूज है, वो ज्यादा लोग शेयर करें आपस में एक दूसरे से, यानी कि ज्यादा लोग उसको फॉलो करें उन वैल्यूज को, ठीक है, और ज्यादा अच्छे तरीके से फॉलो करें, वो स्ट्रॉन्ग कल्चर होता है, ठीक है। अब इसकी मिसाल ये ली जा सकती है कि देखें कॉलेज में एक अच्छा स्टूडेंट किसको कहा जाता है, जो कॉलेज के बनाए हुए कल्चर को अच्छे तरीके से फॉलो करें, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशंस में भी ऐसा ही होता है। 9 बजे ऑफिस आता है, अपना काम करता है, किसी किस्म की अदर एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होता। कंपनी ने कहा कि जी ठीक है, अगर 8-9 बजे आए हैं, आप अपना काम कर रहे हैं, आपने उधर नहीं जाना, आपने ऐसे बिहेव करना है, यानी कि कंपनी के कल्चर को बड़े अच्छे तरीके से, कंपनी की वैल्यूज़ को वो फॉलो करता है, उसको कहते हैं कि यार ये बड़ा अच्छा एम्प्लॉय है। इसी तरीके से स्टूडेंट जो है, जब वो पढ़ता है, ओबीडियंट होता है, टाइम पे आता है, तमाम लेक्चर्स लेता है, कॉलेज में जो फॉरबिडन चीज़ें हैं वो नहीं करता, जो चीज़ें मना है वो नहीं करता है, तो ही इज़ कॉल्ड अ गुड स्टूडेंट और शी इज़ कॉल्ड गुड स्टूडेंट, ठीक है। अब नंबर ऑफ गुड स्टूडेंट्स कितने हैं, यही चीज़ें डिफाइन करती हैं। सपोज कि 60 की एक क्लास आई, अब 60 की क्लास में 70% जो बच्चे हैं, या 60 की क्लास में 55 बच्चे हैं, दे आर वेरी गुड स्टूडेंट्स। इसका मतलब ये है कि जो कॉलेज का कल्चर है, इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग कल्चर। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर बच्चे इस कल्चर को, इसकी वैल्यूज़ को, इसके रूल्स को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, और ज़्यादा डिग्री पे कर रहे हैं। ऑर्गेनाइजेशंस में भी ऐसा ही होता है, ठीक है। ये इसको हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग कल्चर। वीक कल्चर, अच्छा इसमें है अब फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द स्ट्रेंथ ऑफ कल्चर, के कल्चर की मजबूती को, के कल्चर कितना स्ट्रांग है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, उसके फैक्टर्स कौन कौन से हैं, असरअंदाज होने वाली चीजें कौन सी हैं, स्ट्रांग कल्चर पे असरअंदाज होने वाले पॉइंट्स कौन कौन से हैं। पहला, साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। दूसरा है एज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तीसरा, रेट ऑफ एम्प्लॉय टर्नओवर, स्ट्रेंथ ऑफ द ओरिजिनल कल्चर, क्लैरिटी ऑफ कल्चरल वैल्यूज एंड बिलीव्स, ठीक है। ये सॉरी, ये थोड़ा सा सेटअप का इशू आ गया है। जी, पहला पॉइंट है साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जितना ऑर्गेनाइजेशन का साइज बड़ा होगा, उसका कल्चर वीक होना शुरू हो जाएगा। मसलन क्यों? क्योंकि उसमें नंबर ऑफ मेंबर्स, नंबर ऑफ वर्कर्स बढ़ जाएंगे, और ज़्यादा लोगों तक उस कल्चर की जो एक्सेप्टेबिलिटी है उसको इंश्योर करना थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। एज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, नई ऑर्गेनाइजेशन है, उसका कल्चर डेवलप करते हुए टाइम लगता है, फिर उस कल्चर को स्ट्रॉन्ग करने में भी टाइम लगता है। नई ऑर्गेनाइजेशन होगी, उसका कल्चर इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, जो कि 50 साल से कंपनी काम कर रही है उसका कल्चर, ठीक है, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। रेट ऑफ एम्प्लॉय टर्नओवर, एम्प्लॉय टर्नओवर कहते हैं कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉय हैं
उनका आना जाना कितना है, यानी कि लोग छोड़ के जाते हैं फिर नए आते हैं, इसको कहते हैं टर्नओवर। जो आज काम करें, फर्ज करें आज 50 छोड़ गए, फिर 50 नए रखे, फिर 6 महीने बाद फिर 2 छोड़ गए, फिर नए रखे, इसको कहते हैं एम्प्लॉय टर्नओवर। एम्प्लॉयज का आना और जाना है, लीविंग एंड हायरिंग, ठीक है, रिजाइनिंग एंड हायरिंग। अगर तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉय टर्नओवर रेट बहुत ज़्यादा है, लोग फ्रीक्वेंटली छोड़ के जा रहे हैं और नए रखे जा रहे हैं, वहाँ पर जो कल्चर है वो स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकेगा, क्योंकि लोग तो चेंज होते जा रहे हैं। पता ये चला कि जिन लोगों ने 6 महीने काम किया वो आहिस्ता आहिस्ता कल्चर के आदी होना शुरू हुए, वो छोड़ के चले गए, फिर नए आ गए। अब नयों को सीखने का पहले मौका मिलेगा, 6 महीने वो सीखने में लगाएंगे कल्चर को, फिर वो अडॉप्शन होगी कल्चर की। तो जिन कंपनीज के अंदर टर्नओवर बहुत ज़्यादा होता है उसका कल्चर इतना स्ट्रांग नहीं होता, क्योंकि जब लोग नए आते हैं तो वो भी अपने साथ एक कल्चर लेके आते हैं, किसी पुरानी ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर लेके आते हैं, ठीक है। स्ट्रेंथ ऑफ द ओरिजिनल कल्चर, अब असली कल्चर की स्ट्रेंथ क्या है, वो भी बड़ा इम्पैक्ट करती है किसी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। क्लैरिटी ऑफ कल्चर वैल्यूज एंड बिलीव, कि आपके कल्चर वैल्यूज एंड बिलीव की क्लैरिटी भी होनी चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन के जो कल्चर्स हैं, उनके जो वैल्यूज हैं, उसके जो बिलीव्स हैं, वो क्लियर होने चाहिए, एम्बिग्विटी ना हो, बिल्कुल खुले हो, ठीक है। ले, ये हो गया। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं जी बेनिफिट ऑफ अ स्ट्रॉन्ग कल्चर। अच्छा, वीक कल्चर में ये खसूसियात नहीं होती। स्ट्रॉन्ग कल्चर्स जो है उनका जो अपोजिट है वो वीक कल्चर है। जो जो चीज़ें जो हैं वो इसमें है पॉजिटिव है, वो उसमें नेगेटिव होंगे, ठीक है। उसका अपोजिट है। बेनिफिट ऑफ अ स्ट्रॉन्ग कल्चर, क्रिएट अ स्ट्रॉन्गर एम्प्लॉय कमिटमेंट टू द ऑर्गेनाइजेशन। जब वो एक कल्चर में ढल जाता है एक आदमी, एक एम्प्लॉय, फिर उसकी कमिटमेंट हो जाती है उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ। आपने देखा होगा कई ऐसे भी मैनेजर्स होते हैं, कई ऐसे वर्कर्स भी होते हैं जो एक ही ऑर्गेनाइजेशन में जॉब शुरू करते हैं और बस वहीं से रिटायर होकर फिर निकल आते हैं। क्यों? उनकी कमिटमेंट स्ट्रांग हो जाती है, वो उसके कल्चर को अडॉप्ट कर लेते हैं, ठीक है। स्ट्रॉन्ग कल्चर एड्स इन द रिक्रूटमेंट एंड सोशलाइजेशन ऑफ न्यू एम्प्लॉय। यस, स्ट्रॉन्ग कल्चर्स कम्युनिकेट होता है वर्ड ऑफ माउथ, ठीक है। वर्ड ऑफ माउथ कैसे? आपका एक एम्प्लॉय है वो बड़ा स्ट्रांगली आपके कल्चर को हेल्ड करता है, ठीक है, वो कंपनी के अंदर तो शेयर करेगा ही करेगा, बट बाहर सोसाइटी में भी बताएगा, ठीक है। जो सोसाइटी में बताएंगे लोग इंस्पिरेशंस लेते हैं, आपका जो कल्चर है वो सोशलाइज हो जाता है, लोगों तक पहुंचता है। उसमें क्या होता है कि लोग ख्वाहिश करते हैं कि यार ठीक है, अगर इतनी तारीफ कर रहा है, ये इतना अच्छा जो है कंपनी का कल्चर है और कंपनी इतनी अच्छी है, तो हमें भी वहाँ जाना चाहिए। तो आपको रिक्रूटमेंट के अंदर इसकी फिर नए जो टैलेंट है उसको तलाश करने में आपको आसानी होती है। अब एक जगह पे हमारे जो है लोकल सेठ साहब हैं, कोई जिनर हैं, कोई लोकल कंपनी है जिसका कल्चर इतना स्ट्रांग नहीं है, बस सेठ ही है, वीक कल्चर है, तो वो कुड़ता रहेगा उसका जो एम्प्लॉय है, जहाँ बैठेगा कुड़ेगा। लोग एक आइडिया, एक इंट्रोडक्शन ले लेंगे, एक परसेप्शन ले लेंगे उस ऑर्गेनाइजेशन का, नहीं यार ये अच्छी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। वो जब वहाँ उस ऑर्गेनाइजेशन में किसी एम्प्लॉय की ज़रूरत होगी तो लोग डिस्करेज करेंगे, नहीं यार हमें नहीं जाना उधर। और इन कंट्रास्ट देखा जाए तो यूनिलीवर का कल्चर बड़ा स्ट्रांगली हेल्ड है, लोग तारीफ करते हैं, यार बड़ा मज़ा है, बड़ी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है। तो पता चलता है कि जनाब जब हायरिंग खुलती है, वो एक ऐड देते हैं यूनिलीवर वाले, तो एक ऐड के पीछे 500 एप्लीकेशंस होती हैं। तो उनको अच्छा स्टाफ रखने में, रिक्रूटमेंट में प्रॉब्लम नहीं होती। थर्ड है, fosters high organizational performance by instilling and promoting employee initiative, ठीक है। नेक्स्ट आ जाए जी। अब हम इसमें पढ़ेंगे ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर के सोर्सेज क्या है। अब आज का लेक्चर हम यहाँ पे कंक्लूड करते हैं, ठीक है बेटा। और कल नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टडी करेंगे ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर के सोर्सेज क्या होते हैं, ठीक है। फिर हम कोशिश ये भी करेंगे
कि कल्चर आता कहाँ से है और ये कंटिन्यू कैसे किया जाता है, इसको हम ये भी पढ़ेंगे। ये क्योंकि सोशियोलॉजी का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन कल्चर बनाए कैसे जाते हैं, कंटिन्यू कैसे होते हैं, फिर उसके बाद एम्प्लॉयज जो हैं वो कल्चर को सीखते कैसे हैं, ठीक है, हम ये भी देखेंगे। फिर कल्चर जो है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजर को अफेक्ट कैसे करता है, ठीक है, ये चीज़ें हम पढ़ेंगे। हम कोशिश करेंगे कि हम वो स्टेप्स भी पढ़ेंगे कि हम किसी भी एक कोई इनोवेटिव कल्चर जो है कोशिश करेंगे उसको क्रिएट करने की, अगर हमारे पास टाइम हुआ तो। मगर अगर नहीं हुआ तो हम शॉर्ट शॉर्ट उसके पॉइंट्स पढ़ लेंगे कि एक अच्छे इनोवेटिव कल्चर को क्रिएट करने के लिए किन किन पॉइंट्स को मद्देनजर रखा जाना चाहिए, ठीक है। तो ये आज का लेक्चर हम यहाँ पे कंक्लूड करते हैं। थोड़ा सा हम नेक्स्ट लेक्चर में एक दो स्लाइड पीछे से स्टार्ट करेंगे और हम फिर ये बाकी की चीज़ें पढ़ेंगे। कल्चर को हम वाइंड अप कर लेंगे इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में। थोड़ा सा हम लोग फिर स्टडी करेंगे, ये इंटरनल पढ़ रहे हैं हम लोग, इंटरनल इन्वायरमेंट। फिर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट क्योंकि आउट ऑफ कंट्रोल है, ठीक है, उसको हम थोड़ा सा हल्का सा एक ओवरव्यू लेंगे। इन दोनों को समझ के, इन्वायरमेंट्स को समझ के फिर हम आगे चलेंगे डिसीजन मेकिंग प्रोसेस की तरफ। कि एक जब ये दोनों चीज़ें आप समझ लेंगे फिर आपको फैसला कैसे करना है, ऑर्गेनाइजेशन में डिसीजन मेकिंग कैसे होती है, इंफॉर्मेशन गैदरिंग कैसे होती है, प्रोसेस क्या है डिसीजन मेकिंग का, होता ही आपके ब्रेन के अंदर ही है। बट एक फॉर्मल हम पैटर्न में पढ़ेंगे कि फॉर्मल स्टेप्स कौन कौन से फॉलो होते हैं। तो टेक केयर बेटा। उम्मीद है कि आपको लेक्चर की समझ आई होगी। जो इसके क्वेश्चंस हैं वो हम लोग इंशाल्लाह ताला फिर डिस्कस करेंगे। आपके पास 2-3 दिन का टाइम है, आप इस लेक्चर को सुने, बार बार देखें। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आती तो डू आस्क क्वेश्चंस। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।